तो आज मैं जिस वेब सीरीज की कहानी लेकर के आया हूँ वो है हाल ही में जियो सिनेमा पे रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज। इस सीरीज का नाम है गांठ चैप्टर 1 जमुना पार। इस सीरीज में जो मर्डर मिस्ट्री दिखाया गया है वो कुछ हद तक बुरारी केस की तरह लगता है, मगर सीरीज में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जिस वजह से केस में आते रहते हैं जबरदस्त ट्विस्ट। तो एंड तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के हकीकत नगर कॉलोनी को दिखाते हुए। दशरथ भवन नाम के घर को देखते हैं। रात का समय था और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। सभी के चेहरे पर घबराहट थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और एक लड़का उन्हें रोटी दे जाता है। औरत उसे कहती है कल से 30 रोटी लाना। तभी घर का जो छोटा बेटा था वो एक डायरी निकालता है। अब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो डायरी लॉक्ड था, जिसे खोलने के वजह से एक सुई उसके हाथ में चुभ जाती है। तभी दोबारा से घंटी बजती है। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में और हम क्राइम ब्रांच ऑफिसर गदर सिंह को देखते हैं जो कि रास्ते के किनारे में पड़ा हुआ था। उसे उठाने के लिए सब इंस्पेक्टर यशवंत वहां पहुंच जाता है और उसके चेहरे पर पानी मारता है और कहता है कि सर हमें सोनीपत के लिए निकलना होगा। अब वो लोग एक ढाबे में बैठे होते हैं तो वहां पर टीवी पर महाराहुकाल की रात के बारे में बताया जा रहा था कि ये रात 372 साल में एक बार आता है और इस रात को काल भैरव का पाठ करते रहना है। गदर सिंह की नींद की मारे हालत खराब थी। यशवंत उसे होश में रहने के लिए कहता है और उसे उसकी बेटी मीनी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। गदर कहता है कि आज उसका जन्मदिन था, पता नहीं मुझे उसकी कस्टडी मिलेगी भी या नहीं। बहुत समय हो गया वो अपनी बेटी से नहीं मिला। आज उसकी बेटी 10 साल की हो गई है। यहाँ ये भी समझ आ जाता है कि गदर सिंह की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी बेटी उसके साथ नहीं रहती बल्कि अपने नाना नानी के साथ रहती है। वो लोग सोनीपत जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी उसके दोस्त जो उसका सीनियर भी है डुग्गू, उसका कॉल आता है जो उसे कहता है कि तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए। जमुना पार में एक हादसा हुआ है। डुग्गू और सक्सेना सर गदर को समझा देते हैं कि केस काफी सेंसिटिव है, इसलिए मीडिया को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अब सुबह होते ही वो लोग बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वहां पर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। यशवंत से वो कहता है कि तुम्हें भीड़ को जल्दी से यहाँ से हटाना होगा और तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। गदर अंदर जाता है और ये तो वही घर था, दशरथ भवन। गदर को अंदर में एएसआई जीवन मिलता है जो काफी घबराया हुआ था और कहता है कि ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा। गदर जैसे ही अंदर जाता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि पूरा परिवार फांसी लगा के अपनी जान दे चुका था। पूरा परिवार एक रात में खत्म हो गया। गदर हर चीज को बारीकी से देखने लगता है, जैसे कि मुंह में कपड़ा था, हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे, फंदा ऊपर लगे जाली से लटका हुआ था और सभी की आंखें बंधी हुई थी। वहां गदर की मुलाकात सब इंस्पेक्टर सत्यवती से होती है जो भी ये सब कुछ देखकर काफी हिल चुकी थी। वो बताने लगती है कि घर का बेटा का नाम जतिन चंडेल था जो प्लाई का बिजनेस करता था। उसकी पत्नी थी रूपाली। जतिन के बड़े भाई का नाम है उदय चंडेल, उसकी पत्नी है नेविका चंडेल। जतिन की एक भांजी है, उसका नाम है पिंकी। और जतिन और उदय की माँ कौशल्या देवी। उदय का एक बेटा भी था कुशाग्रा। जीवन कहने लगता है कि लोगों का कहना है कि ये कोई धार्मिक कर्म कांड का मामला है। सभी लोग कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं तो गदर सभी से गुस्सा हो जाता है और उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है कि उन्हें सीरियस होकर काम पे लगना होगा। ऐसे डरते रहे तो हो गया केस सॉल्व। इसके बाद हम साक्षी मुर्मू नाम की एक साइकिक इंटर्न को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के अंडर प्रैक्टिस कर रही थी। उसे कोटा में एडमिशन मिली है जिस वजह से बाकी के स्टूडेंट्स उसे पसंद नहीं करते। खैर वापस से क्राइम सीन पर गदर देखता है कि वहाँ पर काफी ठंड लग रही थी, जिस पर सत्यवती कहने लगती है लगता है एसी ऑन रह गया होगा, मगर रात में हवन हुआ था तो एसी भला ऑन क्यों रहेगा। एक पड़ोसी ने फोन करके बताया था कि घर का दरवाजा रात भर खुला हुआ था और वहाँ पर बैग भी रखा हुआ था जैसे कि परिवार वाले कहीं पर जाने वाले थे। फ्रिज में खाना भरा पड़ा था। उन्हें लगने लगता है कि आखिर ये लोग कहाँ जाने वाले थे और बच्चे के गले पर कुत्ते का पट्टा था, इसलिए गदर जीवन से कहता है कि घर में जरूर कोई कुत्ता है, ढूंढो। तभी मीडिया वाले कैमरा अंदर करने की कोशिश करते हैं जिस पर पुलिस वाले काफी भड़क पड़ते हैं। तभी देखते हैं कि कुशाग्रा अपना पैर हिलाने लगता है जैसे कि वो जिंदा हो, मगर किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता क्योंकि गदर तो सभी को डांट रहा था। गदर डुग्गू से रिक्वेस्ट करता है फॉरेंसिक से शकील को भेजने, जिस पर वो ज्यादा भरोसा करता है क्योंकि ये केस काफी सेंसिटिव है। मर्डर नेचुरल तो नहीं लगता, मगर डुग्गू कहता है कि शकील अभी अनअवेलेबल है। डॉक्टर नाग वहां पहुंच रहे हैं। नाग को गदर उतना पसंद नहीं करता। अब सभी बच्चे को जिंदा देख लेते हैं जिसे वो तुरंत हॉस्पिटल भेज देते हैं। हॉस्पिटल में साक्षी एक बूढ़ी औरत से बात कर रही थी जिसे देखकर उसके कलीग्स काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि साक्षी जात में भी छोटी थी
ऊपर से उसे कोटा में यहाँ एडमिशन मिला, जो कि उसके कलीग्स पसंद नहीं करते। उनकी टीचर आकर उन्हें डांट लगाती है। तभी साक्षी दूसरे पेशेंट को सैलेड खाता हुआ देखकर कहने लगती है, आप ये मत खाइए। दूसरे स्टूडेंट्स ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि साक्षी उनके पेशेंट्स के मामले में इंटरफेयर कर रही है। टीचर जाके पूछती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, अपने पेशेंट पर ध्यान क्यों नहीं देती। साक्षी कहती है कि सैलेड में धतूरा है, इसे देना बंद कर दीजिए, पेशेंट में सारे सिम्टम्स दिखना बंद हो जाएंगे। आखिर में क्राइम सीन पर एसएचओ पहुंच जाते हैं और गदर डुग्गू को कॉल करके कहता है कि बच्चा जिंदा था, मगर डुग्गू गदर से कहता है कि तुझे पता है ना कि मैंने क्या कहा था, इस केस को जल्दी से जल्दी क्लोज करना है। अब लोग छत पर जाकर कुत्ते को देखते हैं जो मर चुका था और सामने वाले छत पर एक बूढ़ी औरत धूप सेक रही थी। खैर फॉरेंसिक से नाग वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सारे सबूत को इकट्ठा करने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसा घर है जहाँ कोई खिड़की नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है। उन्हें वहां पर पाइप्स नजर आते हैं जो कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। गदर की बेटी का उसे कॉल आता है जो कह रही होती है कि आपने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। अचानक गदर भागते हुए अंदर जाता है और उसे दरवाजे के पास में एक दीवार पर बनी एक मेटल के दरवाजे पर नजर जाती है जिसके अंदर कुछ तो है। साक्षी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वहाँ चपरासी आता है जिसे वो चाचा कहती है और चाचा साक्षी से कहते हैं कि तुम्हारे ग्रोवर सर बाहर गए हुए हैं, अब तुम ऑफिशियली यहाँ पर काम कर सकती हो। वो साक्षी से पूछते हैं कि तुम्हें हकीकत नगर में घर मिला था, उसका क्या हुआ, आज भी तुम यहीं सोगी क्या। साक्षी कहती है कि वो घर नहीं गराज है, उसके ऊपर से सुबह से ही वहाँ पर इतनी भीड़ थी। तभी वो अपने फोन पर देखने लगती है कि हकीकत नगर में हुआ क्या है। पूरे परिवार ने फांसी लगाकर खुद की जान दे दी और इसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इंस्पेक्टर गदर सिंह, जिसे एक केस सही से हैंडल ना करने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। तभी अचानक हॉस्पिटल में अलार्म बजने लगता है और देखते हैं कि उसी छोटे बच्चे कुशागरा को वहां पर लाया जाता है। ये देखकर साक्षी भी अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ गदर सिंह उस लोहे के दरवाजे को खोलता है जहां उसे बेसमेंट मिलता है। वहां उन्हें पता चलता है कि आखिर वो पाइप जा कहाँ रही है। ये बेसमेंट असली में इलीगल कंस्ट्रक्शन है क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं। गदर सत्यवती से कहता है नाग को बोलो यहाँ की छानबीन करे कि तभी अचानक उसके पैर में एक सुई चुभ जाती है। अब हम फिर से चंडेल परिवार को देखते हैं जो हवन कर रहे थे और ऊपर जाली पर एक कबूतर बैठा हुआ था कि तभी अचानक वो कबूतर हवन कुंड में गिर जाता है और जल जाता है, जिसे देखते ही जतिन को दोहरे पड़ने लगते हैं, लेकिन उनकी माँ तो बस मंत्र पढ़ने में बिजी थी। खैर अब प्रेजेंट में देखते हैं कि गदर अपने पैर की उंगली में पट्टी बांध रहा था और वो मिलता है पड़ोसी गुरकिरत सिंह से जो चंडेल का अच्छा दोस्त हुआ करता था। उसी ने सबसे पहले पुलिस को बताया था। गदर उसे पूछता है कि सुबह सुबह दरवाजा खुला हुआ था क्या, तो वो कहता है कि खुला था। तभी अचानक वहां पर एक पत्रकार आ जाता है जो गदर से जबरदस्ती के सवाल पूछने लगता है, जिस पर गदर को गुस्सा आता है और वो उस रिपोर्टर को पीट देता है। इस पर सक्सेना सर उसे जवाब मांगते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। गदर कहता है कि वो करता भी क्या, पत्रकार जबरदस्ती उसके ऊपर चढ़े जा रहा था, मगर गदर को कहा गया था कि उसे अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। वो कहता है कि किसी ने परिवार को मारा है और सारे एविडेंस उसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि ये मर्डर है। वो कहता है कि कुत्ते का भी पोस्टमार्टम होना चाहिए, मगर डुग्गू उसे डांट लगाता है और कहता है कि यहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई और तुझे कुत्ते की पड़ी हुई है। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जितना कहा गया है उतना करने। फिर वहाँ पर एसएचओ पहुंच जाते हैं सक्सेना के लिए समोसा लेकर और कहने लगते हैं कि गुरकिरत के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद एफआईआर फाइल हो जाएगी, बस एक बार उस बच्चे की खबर मिल जाए हॉस्पिटल से, उसके बाद हम इस केस को बंद कर सकते हैं, जो गदर नहीं चाहता था। सक्सेना एसएचओ से अदरक इलायची वाली चाय लाने को बोलता है। एसएचओ के जाने के बाद सक्सेना गदर से कहते हैं कि अपनी टीम बनाओ और इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, लेकिन मीडिया में खबर लीक नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल में जो बच्चा विक्टिम था कुशागरा, सारे डॉक्टर उसे ठीक करने में लगे हुए थे। साक्षी की मैडम स्वाति भी वहीं पर थी। साक्षी जैसे ही बाहर निकलती है तो यशवंत उसे पूछने लगता है कि वो बच्चे से मिलना चाहता है। साक्षी उसे कहती है कि बच्चे की हालत ठीक नहीं है, अगर पूछताछ करोगे तो वो कोमा में जा सकता है। फिर उसकी स्वाति मैडम वहाँ पर आती और कहने लगती है कि तुमने ये सब डायग्नोसिस कब किया और तुम यहाँ की इंचार्ज कब से बन गई। वो कहती है ग्रोवर सर ने मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया और यहाँ रहने के लिए कहा है। दूसरी तरफ गदर अपनी टीम बनाता है जिसमें सत्यवती, जीवन, यशवंत होते हैं और उनसे वो कहने लगते हैं कि मुझे हर मिनट की रिपोर्ट चाहिए कि उस रात परिवार के साथ क्या हुआ था। दोस्तों से पूछो, पड़ोसियों से पूछो, मुझे सारी डिटेल चाहिए। पूरी टीम बिना वक्त गवाए काम पर लग जाती है और सत्यवती एक पार्लर वाली से मिलती है जो पड़ोसी थी। वो बस यही कहने लगती है कि वो परिवार वाले तो अच्छे थे लेकिन ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। दूसरी तरफ गदर जाता है प्लाई के गोडाउन
गोडाउन में जहाँ से चंडेल माल उठाया करता था। वो लोग भी कहते हैं कि जतिन और उदय काफी अच्छे लोग हैं, हमें तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है। सत्यवती एक और पड़ोसी से मिलती है जिसका छत चंडेल के छत से बहुत ही नजदीक था। वो बूढ़ी औरत छत पर बैठी हुई थी और बता रही होती है कि उस रात उनके घर से काफी धुआं निकल रहा था, एक साया उतरा था। तभी उस औरत का पोता कहने लगता है कि उसकी दादी को कैटरेक्ट हुआ है, इसलिए उन्हें हर जगह साया नजर आते रहता है। फिर वो और जीवन वहाँ पर न्यूज सुनते हैं जहाँ पड़ोसी वाले जतिन के बारे में बात कर रहे थे कि वो काफी शांत आदमी था, मगर वो सबकी मदद करता था। लेकिन वो एक बात कहने लगती है कि उसके पति ने हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते थे, मगर जतिन ने मना कर दिया था। वो ये भी कहती है कि उनके घर में कोई आता जाता भी नहीं था। साक्षी से कहा जाता है ग्रोवर सर से परमिशन लेकर आने, तभी उसे कुशाग्रा के पास आने दिया जाएगा। अब ग्रोवर सर तो नहीं है तो वो अपने चाचा मतलब के चपरासी से कहती है कि आप ही इस पर सर का साइन कर दीजिए, मगर वो साइन करने से मना करते हैं क्योंकि ये गलत है। गदर हकीकत नगर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो देखता है कि वहाँ एक भी कैमरा काम करता ही नहीं। एक पुलिस वाला कहता है कि ये कैमरा तभी काम करता है जब यहाँ इलेक्शन होता है। गदर ये देखकर काफी गुस्सा होता है कि डेड बॉडी का वीडियो लीक हो गया। गुरकिरत से मिलने के लिए गदर पहुंच जाता है, मगर उसका बेटा गदर उसे जाने को बोलता है। कहता है कि उसकी डैडी की हालत अभी ठीक नहीं है, वो सो रहे हैं। साक्षी अकेले बैठकर कैंटीन में खाना खा रही थी और उसके कलीग्स दूसरे टेबल में बैठकर खाना खा रहे थे और एक लड़का अपनी चोटी दिखाकर कह रहा होता है कि वो अपना ये चोटी बुल्गारिया से बना कर लाया है और साक्षी को वो देखकर कहने लगता है कि इतने गंदे तरीके से कौन खाता है, इसलिए साक्षी उसका चोटी काट देती है। गदर सत्यवती से कह रहा होता है कि किसी ने डेड बॉडी के फोटोज मीडिया में लीक कर दिए। वो गदर के पैर में पट्टी बांधती है और गदर देखता है कि यशवंत दो लोगों से बात कर रहा था। जब यशवंत वहां आता है तो गदर उसे पूछता है वो दोनों कौन थे, तो यशवंत झूठ कह देता है कि वो मेरे गांव से आए थे। साक्षी कुशाग्रा के साथ ही थी और उसके उंगलियों को देखने लगती है। फिर वो रिपोर्ट पढ़ती है और तभी वहां पर गदर पहुंच जाता है और कहता है कि इस केस का इंचार्ज हूँ। तभी कुशाग्रा को कुछ होने लगता है, फिर अचानक से वो बेहोश हो जाता है। गदर डॉक्टर नाग के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो शकील से लड़ रहा था क्योंकि अचानक शकील यहाँ पहुंच गया था, जो डॉक्टर नाग को पसंद नहीं था क्योंकि वो खुद डेड बॉडी की ऑटोप्सी करना चाहता था। डॉक्टर गदर को मिथानॉल दिखाते हैं जो पाइप के अंदर से मिला और ये भी बताते हैं कि इनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस कारण इनकी डेथ हुई होगी। फ्रिज में जो खाना था उसमें भी कोई मिलावट नहीं था। सारे सैंपल्स अच्छे से चेक कर लिए गए हैं और वो बिल्कुल क्लीन है, सिवाय इस सुई के जिसमें अब गदर का खून लग गया। वो जतिन के बॉडी को दिखाते हुए कहते हैं कि शरीर में कोई भी स्ट्रगल का निशान नहीं है। सभी लोग गए हुए थे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए और वहाँ पर डॉक्टर नाग ये कह रहे होते हैं कि पूरे परिवार ने खुद को खत्म कर लिया, ये कोई मर्डर नहीं है। और वो गदर को दारू पीते हुए देखकर उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी मानवी के साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा पास्ट था, तुम्हारी बेटी तुम्हारी फ्यूचर है, उसके लिए जियो। डॉक्टर उसे पूछते हैं कि तुमने कुत्ते के बॉडी को क्यों भेजा ऑटोप्सी के लिए। सत्यवती कहती है हो सकता है कुत्ते को बलि चढ़ाया गया होगा। फिर वो चली जाती है, नहीं तो उसका आखिरी मेट्रो भी मिस हो जाएगा। गदर बहुत ज्यादा पिया हुआ था और वो अपने होश में नहीं था, लेकिन फिर भी वो हकीकत नगर पहुंचता है और गदर गुरकिरत से पूछताछ करता है तो वो कहने लगता है कि मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। मीडिया में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सब कुछ झूठ है। कहा जा रहा है कि परिवार वाले काला जादू करते थे। वो बताने लगता है कि असली में चंडेल परिवार बहुत ही मेहनती लोग थे। जतिन ने बेसमेंट में अपना अप्लाई का बिजनेस शुरू किया था, तो वहीं उसका बड़ा भाई उदय वो तो गुरकिरत के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। आज सुबह वो नहीं आया, इसीलिए गुरकिरत उसके घर गया था। गदर उसे पूछता है क्या आप पहली बार उसके घर गए थे। गुरकिरत कहता है एक बार पहले भी ऐसे हो चुका है। सुबह में दूध उनके सीढ़ियों पर घंटों तक रखा हुआ था। उसी दिन जतिन की आवाज वापस आ गई थी। गदर को समझ नहीं आता आवाज वापस आ गई थी मतलब क्या। गुरकिरत बताने लगता है कि जतिन के पिता दशरथ के जाने के बाद एक एक्सीडेंट के दौरान जतिन की आवाज चली गई थी। 1 साल पहले उसकी आवाज वापस आ गई। गदर पूछता है कि वो जो बाहर 7 पाइप्स लगे हुए हैं वो किस लिए हैं। गुरकिरत कहता है वो तो वेंटिलेशन के लिए हैं, लेकिन इन चैनल वालों ने तो पाइप्स को भी नहीं छोड़ा। फिर वहाँ पर गुरकिरत का बेटा आता है। गदर की नजर जाती है उनके दुकान पर लगे कैमरा पर और वो फुटेज को देखने लगता है। इसके बाद वो यशवंत को कॉल लगाता है। कहानी जाती है हादसे से 1 साल पहले, जहां हम जतिन को देखते हैं जिसके साथ एक हादसा हुआ था। उसके बाद वो कब्रिस्तान से 2 लोगों को अपने घर ले आता है क्योंकि उसके पिता ने उसे ऐसा करने को कहा था जो वो डायरी में लिखा करते थे। उसमें लिखा हुआ था कि मोक्ष के रास्ते पर चलना है तो कब्र में कैद 2 साई को आजाद करना होगा। फिर प्रेजेंट में हम साक्षी को देखते हैं जो अपने रेंट वाले घर पर आ जाती है रहने के लिए, जो हकीकत नगर में है। और वहाँ पर मालकिन जो आंटी है वो साक्षी को देखकर कह रही होती है कि मुझे लगा तू भी डर के मारे घर छोड़कर चली गई होगी। वो जब अंदर आती
है तो उसका वो वेरिफिकेशन डिटेल सब कुछ जानने लगती है और कहती है कि पुलिस आती रहती है ना, इसीलिए पूछना पड़ता है। वो उसे चाय पीने के लिए देती है मगर प्लास्टिक के कप में, जो साक्षी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे तो आदत हो गई है। वो अपने कमरे में चली जाती है और इस कमरे से अच्छा तो स्टोर रूम होता है। खैर पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि गदर सिंह को गुरकीरत के दुकान का सीसीटीवी फुटेज मिल गया था, मगर वो सुन रहा होता है कि एसएचओ काम पर ध्यान न देकर जोर जोर से ठहाके मार के हंस रहा था। देखते हैं कि वहाँ हकीकत नगर इलाके का एक पॉलिटिशियन आया हुआ था जिसका नाम है राजबीर। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में साक्षी को कहा जाता है कि वो बच्चे से बात नहीं कर सकती, सिर्फ डॉक्टर ही उस बच्चे की देखभाल करेंगे। साक्षी को पुलिस को संभालने के लिए कहा जाता है। ये सब जानकर साक्षी बिल्कुल भी खुश नहीं थी और जब वो यशवंत से बैठकर बात कर रही थी तो वो भी कह रहा होता है कि मेरी भी हालत आपकी तरह है, मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके सब कुछ सब इंस्पेक्टर सत्यवती को रिपोर्ट करना पड़ता है। अब वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें 2 लोग नजर आ रहे थे जो गुरकीरत के दुकान के बाहर थे और ये सब रिकॉर्ड हो गया। दूसरी तरफ गदर सिंह और बाकी लोग मिलकर आसपास के लोगों के साथ पूछताछ कर रहे थे और वो लोग सत्यवती को देखते हैं जो पार्टी के आदमी के साथ बात कर रही थी, जिस पर वो पूछने लगता है कि आखिर तुम उनके साथ क्यों बात कर रही थी। तो वो कहती है इन्हीं लोग के वजह से तो लोग थोड़ा मुंह खोल रहे हैं, वरना लोग कुछ भी बताने से घबरा रहे हैं। इसके बाद वो और सत्यवती चले जाते हैं पार्टी के लीडर से मिलने के लिए, मतलब राजबीर से मिलने, जो बताने लगते हैं कि जतिन के पिता उनके यहाँ पर आया करते थे। गदर बस यही चाहता है कि अगर उनकी पार्टी की सपोर्ट मिलती है तो यहाँ के लोग इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सपोर्ट भी करेंगे। लीडर कहते हैं कि हमारी तरफ से आपको पूरा समर्थन है, आप अच्छे से जांच करिए। जिसके बाद उन्हें एक प्लम्बर जब्बर के बारे में पता चलता है जिसने चंडेल के घर में पाइप लगाया था और वो हमेशा जतिन के साथ ही रहता था। उसके हुलिये की जानकारी पाने के बाद वो लोग जब्बर का स्केच बनवा लेते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में साक्षी को देखते हैं जो कुशाग्रा के साथ होती है, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था जो वो समझ जाती है, मगर तभी वहाँ पर कोई नहीं होता। गदर के गर्दन पर एक मधुमक्खी काट लेती है और छत पर उसका ध्यान जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिसे वो सत्यवती से कहता है कि इसे फौरन लैब भिजवाओ। सत्यवती उसे चाबी देती और कहती है कि घाव पर लोहा रगड़ने से घाव बढ़ता नहीं है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में साक्षी की आंख लग जाती है तो उसकी मैडम उसे कहती है कि तुम घर जाकर थोड़ा आराम करो, मुझे पता है कि नायडू सर के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे वहाँ पर बोलना चाहिए था। गदर उस पॉलिटिशियन से मिलने के लिए जाता है और वो खुद को हकीकत नगर का रक्षक बोलता है। वो लोग चंडेल परिवार के बारे में बात कर रहे थे तो वो पॉलिटिशियन कहने लगता है कि मैं जतिन को अपना भाई जैसा मानता था, हमने उसके बिजनेस को बढ़ाने में काफी हेल्प की, मगर उसने क्या किया, उसने सामने के कब्रिस्तान से 2 मुसलमान को उठा लाया। रात में अपनी ड्यूटी खत्म करके जब साक्षी घर जा रही थी तो उसे गदर मिल जाता है जो उसे पूछने लगती है आपको क्या लगता है इस केस के बारे में, क्या ये मर्डर है। गदर कहता है कुछ भी हो सकता है, हमें फिलहाल इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। वो गदर को बताती है कि कुशाग्रा नींद में कुछ बड़बड़ाते रहता है, कुछ साफ बोलता नहीं। वो दोनों जाते हैं कब्रिस्तान में जहाँ वो वहाँ के गार्ड को उल्टा लटकता हुआ देखते हैं। गदर उसे पूछता है कि यहाँ जब्बर और हसीना तुम्हारे साथ ही रहते थे, वो कहाँ है। तो वो अजीब अजीब भयानक चीजें बड़बड़ाते रहता है। फिर जब रात में साक्षी अपने घर आ जाती है तो देखती है कि उसके कमरे में कोई झांक रहा था। अगली सुबह गोल्फ खेलते हुए डुग्गू गदर को समझाता है इससे पहले मीडिया पीछे पड़ जाए कि इसको जल्दी से सॉल्व करो, और उसे मिनी के बारे में कहने लगता है कि तुझे मिनी को छोड़ देना चाहिए, तेरी खुद की लाइफ स्टेबल नहीं है, तू अपनी बेटी को कैसे संभालेगा। गदर को ये बात अच्छी नहीं लगती। तभी डुग्गू को मिनी का कॉल आता है जो अपने नाना नानी के साथ रहती है। वो अपने पापा को देखकर पूछती है कि हम लोग वैकेशन के लिए कब जाएंगे, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। मगर गदर कहता है कि मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, और यही बात डुग्गू उसे समझा रहा था कि गदर के पास अपनी बेटी को मिलने का टाइम नहीं है। खैर उसी दिन देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत जो सुबह छत में बैठे रहती थी वो गुजर गई। लोगों का मानना है कि चंडेल परिवार का साया उन्हें उठा कर ले गया। ये सब कुछ साक्षी सुन लेती है। पुलिस स्टेशन के बाहर सभी लोग ये बात जानने के बाद प्रोटेस्ट कर रहे थे। गदर सत्यवती से मिलता है तो सत्यवती बताती है कि घर में सिर्फ जतिन का ही बैंक अकाउंट था, पिंकी की सैलरी, बिजनेस का सारा पैसा सब कुछ एक ही अकाउंट में आता था। गदर पूछता है कि राजकुमार और लल्लन के लोन का क्या, जो प्लाई वाले गोडाउन में काम करते हैं। वो कहती है कि मैं पता लगाती हूँ। पता लगाने के बाद वो गदर को तुरंत बता देती है कि लल्लन ने लोन तो लिया था मगर अभी तक वो सिर्फ आधा ही लोन चुकाया है, और ये भी देखा गया है कि जिस दिन
कांड हुआ था उसी दिन खाते से काफी ज्यादा पैसा विड्रॉ किया गया था। कल रात कब्रिस्तान में जो गार्ड बड़बड़ा रहा था उसके बारे में साक्षी सोच रही होती है और वो ये सब कुछ पता लगा लेती है कि जब्बर और हसीना चंडेल के बेसमेंट में रहा करते थे और उन दोनों का लिंक कटिहार बिहार से है। सत्यवती गदर को बताती है 1.5 लाख 2 भागों में निकाला गया था और घर से बरामद हुए थे 2740 रुपए, वो भी रूपाली के गुल्लक से। उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला एटीएम का जहां पर वो जतिन को देखते हैं और उसके साथ जब्बर भी था, लेकिन उसका फोटो क्लियर नहीं था। पर वो किसी तरह इस फोटो को अपस्केल कर लेते हैं और जब्बर और हसीना के बारे में जब वो लोग पता करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दोनों कटिहार के रहने वाले हैं। अब सभी पुलिस मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहाँ मीडिया काफी सारे सवाल पूछते हैं, मगर सक्सेना उन्हें कहने लगते हैं कि ये केस अब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मगर रिपोर्टर पूछने लगता है कि तंत्र मंत्र वाले एंगल से तो इस केस को सॉल्व किया ही नहीं गया। खैर अब इसके बाद देखते हैं कि चंडेल परिवार में जितने भी लोग मारे गए उनकी चिता को आग दी जाती है और गदर यशवंत से कहता है कि कटिहार से जब्बर और हसीना को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है और वो उसकी तारीफ भी करता है कि तुमने अच्छा काम किया। वहाँ गदर गुरकीरत से कहता है कि इनके हत्यारे जल्दी पकड़े जाएंगे। गुरकीरत गदर से कहता है कि पिंकी का मंगेतर यहाँ दिख नहीं रहा। ऐसे कई सारे सवाल है जिनका जवाब जानना अभी भी बाकी है। तभी गदर को शकील का कॉल आता है जो फॉरेंसिक डॉक्टर है और कहता है कि उनका सारा सैंपल खराब हो गया और ये किसने किया है ये तो बात की बात है। और वो कहने लगता है कुछ भी हो जाए बॉडी को जलने मत देना, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद हम फ्लैशबैक में पिंकी को देखते हैं, मतलब जतिन की बहन को जिसकी एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी, और वहाँ हम उसके मंगेतर मोहित को भी देखते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है और यशवंत अपनी टीम के साथ कटिहार पहुंच जाता है और जब्बर और हसीना को ढूंढ लेता है, मगर वो किसी तरह यशवंत को पीट कर वहाँ से भाग निकलते हैं। गदर देखता है कि धीरे धीरे सारे इन्फॉर्मेशन मीडिया को लीक हो रहे हैं और उसके बारे में जीवन से वो पूछने लगता है कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है और उनके पुलिस स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है। जीवन कहता है एसएचओ ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कंप्लेन लिखवाया है, बिजली जल्दी आ जाएगी। वो सभी गदर के क्वार्टर में होते हैं और वहाँ पर सत्यवती आती है सबके लिए खाना लेकर। गदर उन लोगों से जाने को बोलता है, मगर सत्यवती को वहाँ पर गदर का लिखा हुआ एक लेटर दिख जाता है जो वो अपनी बेटी को लिख रहा था, जिसमें वो अपनी बेटी से माफी मांगता है, जिसे देखकर सत्यवती को काफी बुरा लगता है। गदर के लिए जीवन बता रहा होता है कि ये परिवार बहुत ही अजीब है, सिर्फ एक बैंक अकाउंट है, एक फोन नंबर है, हर दिन गरुड़ पुराण का पाठ होता था जैसे कि ये परिवार किसी दूसरे ही ग्रह में रहते हों। उसके हिसाब से मामला काफी सिंपल था कि परिवार वालों ने नौकरों का पैसा हड़प लिया, मतलब कि जब्बर और हसीना का पैसा, और इसीलिए उन लोगों ने मिलकर परिवार वालों को मार दिया। सत्यवती गदर के परिवार का तस्वीर देखने लगती है और फिर वहाँ पर गदर आ जाता है तो सत्यवती उसे बताने लगती है कि गुरकीरत की दुकान और चंडेल के घर में सिर्फ 5 मीटर का डिफरेंस है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरकीरत के कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो कहने लगती है कि जरूर जब्बर और हसीना के ऊपर किसी ने वशीकरण किया था। सत्यवती को इतनी रात तक काम करता देखकर गदर उसे पूछता है कि घर पर सब कुछ ठीक तो है, तो वो कहती है उसका पति टूर पर गया हुआ है और वो अपने बच्चों को अपनी माँ के घर पे छोड़ आई है। अब गदर से वो उसकी पत्नी मानवी के बारे में पूछती है और पूछती है आपकी बेटी कहाँ है। गदर कहता है वो अपने नाना नानी के साथ है। अगली सुबह यशवंत गदर को कॉल करके बता देता है कि वो जब्बर के गाँव पहुँच गया है जहाँ पर जब्बर और हसीना रहते हैं, मगर वो घर पे नहीं थे, उसे वो जल्दी ढूंढ लेंगे। सब इंस्पेक्टर तनवर भी उसके साथ ही है। यशवंत साक्षी को कॉल करता है और उसे वो सच कहता है कि कल वो जब्बर और हसीना से मिला था, लेकिन वो दोनों भाग निकले। साक्षी उसे कहती है उनके घर की छानबीन करो। इसके बाद यशवंत उसे पूछने लगता है और बताओ तुम कैसी हो। साक्षी फोन कट कर देती है। वो जाती है कुशागरा के स्कूल में और कुशागरा के बारे में वो जानकारी हासिल करने लगती है कि वो कैसा लड़का था, मगर टीचर अपना मुंह खोलने से डरते हैं। तभी उसे यशवंत का वीडियो कॉल आता है और वो साक्षी को जब्बर के घर की हालत दिखाने लगता है कि उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। साक्षी कहती है बिस्तर के नीचे चेक करो और उन्हें वहाँ पर ईंट बनाने वाली एक मोल्ड मिलती है और साक्षी को पुलिस इंस्पेक्टर से बात करता देखकर अब सारे टीचर्स साक्षी को बताने लगते हैं कुशागरा और उसके परिवार वालों के बारे में कि उसका परिवार बहुत ही अजीब था। वो अपने बच्चे को बाहर का खाना खाने नहीं देते थे, आए दिन उसे दस्त लगी रहती थी, पढ़ाई में भी एवरेज था, ड्राइंग में अच्छा था। लेकिन एक बात अजीब है कि हादसे से 1 हफ्ते पहले कुशागरा के अंकल ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांग लिया था। हॉस्पिटल आकर
वो कुशाग्रा को उसकी फेवरेट बुक्स दिखाने लगती है और उसे ड्राइंग्स दिखाती है उसका भरोसा जीतने के लिए। गदर को एक और अजीब चीज देखने को मिलती है कि चंडेल के घर से जितने पाइप्स निकले हुए थे उनमें माला चढ़ाया गया था। गुरकीरत का बेटा ये कह रहा होता है कि पता नहीं ये सब पागलपन कब रुकेगा। साक्षी चाचा मतलब के चपरासी को जिससे वो सारी बात शेयर करती है कहने लगती है कि मैंने कुशाग्रा को झूठ बोला कि उसकी माँ जिंदा है। चाचा कहते हैं कि अगर इससे उस बच्चे की हालत सुधरती है तो तुमने सही किया। गदर और सत्यवती जाते हैं प्लाई के गोडाउन में जहाँ पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है। गदर कहता है शकील को बुलाने ताकि वो फिंगरप्रिंट का सैंपल ले पाए और वो सत्यवती से कह देता है दरवाजे को छूना मत। पिंकी चंडेल के एंगेजमेंट में जो वीडियोग्राफर आया था वो आकर वीडियो दिखाता है और गदर उसे कहता है अपना लैपटॉप यहीं छोड़ कर जा, जिसमें गदर पिंकी के मंगेतर मोहित को देख लेता है। वो उसके कंपनी में पहुंच जाता है जहाँ वो काम करता था, मगर पता चलता है कि इतने दिनों तक मोहित काम पर आ रहा था मगर अचानक वो आज काम पे नहीं आया। वो एम्प्लॉय सभी को बताता है कि उन्हें आज पता चला कि मोहित की शादी पिंकी से होने वाली थी। गदर पूछता है आज पता चला मतलब क्या? तो वो एम्प्लॉय दिखाता है कि ये सब कुछ न्यूज में दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर गदर काफी गुस्सा हो जाता है कि ये न्यूज भी मीडिया में कैसे आ गया। यशवंत ईंटा भट्टी पहुंचता है तो वहां पर सभी लोग मिलकर जब्बर और उसकी बहन हसीना को पीट रहे थे। यशवंत किसी तरह उन दोनों को अपने साथ ले जाने वाला था कि तभी वहां पर बिहार पुलिस दोनों को अपने साथ ले जाती है, ये कहकर कि यहाँ जो कुछ भी होता है ये उनका जुरिस्डिक्शन है। फिर हम दूल्हे राजा मोहित को देखते हैं जिसकी शादी पिंकी से होने वाली थी, जो अपनी खबर टीवी पर देख रहा था कि तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, मगर तब तक मोहित वहां से जा चुका था और उसकी माँ बातें छुपाने लगती है, मगर गदर देख लेता है कि मोहित वहीं पर छुपा हुआ था। साक्षी कुशाग्रा की देखभाल कर रही थी कि तभी वहां पर वही लड़का पहुंच जाता है जिसकी चोटी साक्षी ने काट दी थी और वो साक्षी पर चिल्लाने लगता है कि मेरे परमिशन के बगैर तुम इस लड़के को काउंसलिंग नहीं दे सकती। फिर वहां पर मैडम आती है और उस लड़के को डांट के भगा देती है। साक्षी मैडम से कहती है कि मुझे आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, कुशाग्रा को है। यशवंत और तनवर डीआईजी से मिलने के लिए जाते हैं और परमिशन मांगते हैं कि वो दोनों को दिल्ली ले जाना चाहते हैं, मगर डीआईजी उन दोनों को पकड़ने का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि हकीकत नगर वाले कांड करने वालों को उन्होंने पकड़ा है। मैडम को साक्षी की चिंता हो रही थी कि वो इस केस से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई है। यहाँ साक्षी अपने बारे में बताने लगती है कि उसके लिए कितना कठिन है यहाँ अपनी जगह बनाना। वो एक जीनियस स्टूडेंट तो है लेकिन उसका इस कॉलेज में एडमिशन रिजर्वेशन के अंडर हुआ, इसलिए उसके और मेरिट वाले स्टूडेंट में लोग हमेशा फर्क करेंगे। वो बताने लगती है कि बहुत समय पहले वो अपनी दोस्त कविता के साथ इसी हॉस्टल में रहा करती थी, लेकिन उसकी दोस्त कविता के साथ बहुत बुरा हुआ, उसने खुद को मार डाला और वो अपने मैडम से कहती है कि आपने सही कहा था, मैं ऑब्सेस्ड हूँ क्योंकि कुशाग्रा की तरह मेरा भी अब कोई नहीं है। मोहित को पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो एक रात की बात बताता है जब जतिन अपने दोनों नौकरों को बहुत ज्यादा पीट रहा था। जब दोबारा से वो एंगेजमेंट वाला वीडियो देखते हैं तो गदर को बैकग्राउंड में जतिन नजर आता है जो नौकर पर चिल्ला रहा था। जब्बर और हसीना को पकड़ने का क्रेडिट बिहार पुलिस खुद ले लेती है और मीडिया के सामने कहने लगती है कि अब हम इन दोनों को दिल्ली पुलिस को सौंप देंगे। यशवंत गदर को कॉल करके बता देता है कि वो जब्बर और हसीना को लेकर वापस दिल्ली आ रहा है। फिर उसे साक्षी का कॉल आता है जो उसे पूछती है कि चंडेल परिवार में कोई बड़ी दाढ़ी वाला था क्या। कुशाग्रा ने एक ड्राइंग बनाया है जिसमें एक दाढ़ी वाला आदमी हर जगह नजर आता है। तभी साक्षी देखती है कि उसके कमरे के बाहर कोई तो था। जब वो खिड़की खोलती है तो वहां पर एक उल्लू बैठा हुआ था। गदर और सत्यवती आपस में बात कर रहे थे तो उन्हें लगने लगता है कि दशरथ के जाने के बाद जतिन की हालत बिगड़ने लगी और इसी का फायदा उठाकर उन दोनों नौकरों ने मतलब के जब्बार और हसीना ने उनका भरोसा जीता और एंगेजमेंट की रात जतिन ने जब उन पर बहुत चिल्लाया अपना बदला लेने के लिए दोनों नौकरों ने पूरे परिवार को मार डाला। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर दो लोगों ने पूरे परिवार को बेहोश किया कैसे। सत्यवती कहती है होगा कोई टोटका। यशवंत और तनवर ट्रेन से दिल्ली आ रहे थे जब्बर और हसीना को लेकर, तभी देखते हैं कि जब्बर वहां पर बैठे बैठे टॉयलेट कर देता है, इसलिए यशवंत गुस्से में उसे टॉयलेट लेकर जाता है कि तभी अचानक जब्बर ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद हम सनी नाम के रिपोर्टर को देखते हैं। ये वही रिपोर्टर है जिसे शुरुआत में हमने देखा था गदर के साथ झगड़ा करते हुए। उसने चंडेल वाले केस में काफी मेहनत की है, इसलिए उसे एक बड़े रिपोर्टर के शो में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
तभी उसे उसके डॉक्टर का कॉल आता है और सनी को पता चलता है कि उसे टंग कैंसर है, जिसके बाद वो लाइव जाकर अपने ही न्यूज चैनल की पोल खोल देता है कि कैसे इस न्यूज चैनल ने कई स्कैम्स को होते हुए देखा लेकिन कभी आवाज नहीं उठाया, जिससे कई लोगों की जान चली गई, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। ऐसा कहने के वजह से सनी को वहां से निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं कि न्यूज में दिखा रहा था कि जब्बार ने खुद को मार डाला, मगर रिपोर्टर पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये सच में मर्डर है या कुछ और। सक्सेना गदर पे बहुत चिल्लाते हैं और यशवंत से भी पूछने लगते हैं कि तुम्हें ट्रेन से आने के लिए किसने बोला था, और वो चाहता है कि यशवंत को सस्पेंड कर दिया जाए, मगर गदर माफी मांगता है और कहता है कि चलते हुए केस में एक सस्पेक्ट का मर्डर हो जाना गलत है, मगर इससे केस को और भी ज्यादा स्पीड मिल जाएगा। और वो सक्सेना को बताने लगता है कि कैसे यशवंत ने ही सीसीटीवी फुटेज और कई ऐसे एविडेंस का जुगाड़ किया जिससे आज वो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। सत्यवती हसीना से कहती है मेरी बात मान, फायदे में रहेगी, कागज में अंगूठा लगा दे, वरना इन औरतों के साथ तुझे जेल में ही रहना पड़ेगा। इसलिए डर के मारे हसीना डॉक्यूमेंट पे अपना थंब प्रिंट लगा देती है। हॉस्पिटल में चाचा साक्षी से कह रहे होते हैं कि तुम तो यहीं खाती पीती हो, यहीं का भाड़ा क्यों नहीं दे देती। साक्षी सनी नाम के रिपोर्टर का न्यूज देख रही थी जो अब खुद का चैनल चलाता है क्योंकि उसे तो निकाल दिया गया, और वो उस वीडियो में सनी बता रहा होता है कि कैसे एक पुराने केस में एविडेंस छुपाने को लेकर गदर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था, मगर उनकी दोबारा से वापसी हो जाती है चंडेल वाले केस में। उनकी पत्नी भी मर गई जिससे उसका बुरा असर पड़ा गदर के दिमाग पर। इसके बाद पुलिस हसीना को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां साक्षी गदर से मिलती है और उसे पूछने लगती है कि आप एक बार कुशागरा की ड्राइंग देख लीजिए, उसमें दाढ़ी वाला आदमी है। मगर गदर कहता है कि उन्हें अब ड्राइंग्स देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये केस सॉल्व होने वाला है। साक्षी कहती है आपके कस्टडी में रहते हुए किसी ने खुद को मार दिया और आप कहते हैं कि ये केस सॉल्व होने वाला है। गदर हैरान रह जाता है कि आखिर ये बात साक्षी को कैसे पता चली। तभी देखते हैं कि कुशागरा बहुत ज्यादा घबराने लगता है हसीना को देखकर। पुलिस मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहने लगती है कि ये केस बस रॉबरी गॉन रॉन्ग जैसा केस है जहां नौकरों ने बदला लेने के लिए पूरे परिवार को मार डाला। दूसरी तरफ सनी अपने चैनल के जरिए लोगों को एक कागज दिखाता है जिसमें वो कहता है कि इसमें कुछ ऐसा लिखा है जो जतिन के पिता उसे बताया करते थे। यहाँ तक कि हम ये भी देखते हैं कि सनी को सब कुछ पता था इस केस के बारे में कि कैसे चंडेल का परिवार, उनका सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट था, वो लोग सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखते थे। कॉन्फ्रेंस में गदर मीडिया से कह रहा होता है कि हसीना ने कन्फेशन पर साइन कर दिया। दूसरी तरफ यशवंत बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, वो काफी डर रहा था क्योंकि उसके सामने जब्बार ने खुद को मार डाला। कहानी जाती है 5 दिन के बाद जहाँ हम यशवंत को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। वो सारे रिपोर्टर्स होते हैं और यशवंत उन्हें कह देता है कि गदर उसके बड़े भाई जैसा है, इसीलिए वो अब उन दोनों के लिए काम नहीं करेगा और वो उन्हें उनका स्पाई फोन लौटा देता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मीडिया में खबर लीक करने वाला यशवंत है। अगली सुबह गदर और यशवंत हॉस्पिटल जा रहे थे और यशवंत के फोन पर गदर न्यूज देख रहा था कि तभी उसके दोस्त का उसे मैसेज आता है जिसे देखकर गदर यशवंत से पूछता है कि तेरे चेहरे से पता चल रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। तभी गदर से उसकी बेटी मिनी मिलती है। वहाँ पर मिनी के नाना नानी भी आए हुए थे। खैर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो मिनी कुशागरा से मिलती है और उसकी हालत देखकर गदर कहता है कि कुशागरा अभी ठीक लग रहा है। साक्षी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हसीना को देखने के बाद उसकी हालत और भी खराब हो गई है। वो गदर से फिर से कहती है कि एक बार ड्राइंग देख लीजिए, लेकिन गदर को ड्राइंग की तो पड़ी ही नहीं है। साक्षी कहती है कि आप इस केस को सीरियसली ले ही नहीं रहे। वो ड्राइंग देखकर कहती है कि कुशागरा कुछ कहना चाहता है मगर वो बोल नहीं पा रहा। तभी मिनी और गदर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि मिनी को बोटिंग करना था क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। फिर वहाँ पर मैडम आती है जो साक्षी के लिए न्यू हेडफोन्स लेकर आई थी और कहती है मेरे घर पर पड़ा हुआ था तो मैं तुम्हारे लिए ले आई, मगर साक्षी कहती है आपके हाथ में टैग लगा हुआ है, मतलब कि यह हेडफोन मैडम ने नया खरीदा है। मैडम हैरान हो जाती है और कहती है तुम बहुत चालाक हो। साक्षी ड्राइंग देखने में बिजी थी जिसमें कुशागर अपने परिवार के सारे मेंबर्स को ड्रॉ करता है, लेकिन एक और ड्राइंग था जिसमें एक औरत है ब्लू कलर की जो साक्षी को समझ में नहीं आ रहा था। मैडम उसे कहने लगती है कि तुम बहुत दिमाग चला रही हो, अब शांत हो जाओ। मुझे पता नहीं था तुम्हें एक सिंड्रोम है, पता नहीं तुम खुद को कैसे संभालती हो। गदर अपनी बेटी के साथ बोटिंग के लिए जाता है जहाँ गदर भी काफी खुश लग रहा था। घर पर जब साक्षी काम कर रही थी तो आंटी उस पर चिल्ला रही थी कि तभी कुशागरा के ड्राइंग्स गिर जाते हैं और साक्षी की नजर जाती है घड़ी पर और वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके ग्रोवर सर वापस आ गए थे। फिर हम उसी बड़े रिपोर्टर को देखते हैं जो सनी के वीडियोस देख रहे थे और अपने चैनल पर कॉल करके कहते हैं कि सनी को सुबह इंटरव्यू के लिए बुलाओ। चंडेल केस के
बारे में सनी के पास काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। गदर के क्वार्टर पर सभी लोग मिलकर मिनी का जन्मदिन मना रहे थे। वहाँ पर यशवंत और सत्यवती भी आए होते हैं। गदर सत्यवती को थैंक यू कहते हैं घर को सजाने के लिए और मिनी के लिए खूबसूरत सा ड्रेस लाने के लिए। सत्यवती मुस्कुराते हुए कहती है कि आपके साथ दोबारा काम करने का मौका फिर कभी मिलेगा या नहीं पता नहीं। न्यूज चैनल पर चंडेल केस को सुपरनैचुरल एंगल की तरफ से भी देखा जा रहा था। रिपोर्टर सनी से पूछते हैं कि ये मर्डर था या आत्महत्या। सनी कहता है कि मैं कौन होता हूँ ये तय करने वाला, वो तो पुलिस देखेगी। वैसे भी उन दो बेगुनाहों को फंसाया गया था फर्जी एविडेंस के मदद से। देखते हैं कि जब्बार और हसीना रेलवे स्टेशन पर रात के 2 बजे इंतजार कर रहे थे अपने ट्रेन के लिए। वो कटिहार जाने वाले थे और ये वही रात है जब परिवार के सारे लोग मारे गए। तो जब ये दोनों रेलवे स्टेशन पे थे तो परिवार का खून ये कैसे कर सकते हैं। मतलब कि गदर ने मीडिया में जो फुटेज दिखाया वो फर्जी था। फिर सभी को मैसेज आने लगता है और डुग्गू मिनी को लेकर वहां से चला जाता है और पार्टी में सभी लोग गदर को गिरी हुई नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि गदर ने इस केस में भी एविडेंस छुपाने की कोशिश की और बेगुनाह लोगों को फंसाने की कोशिश की। वो अपनी बेटी का बर्थडे केक खाते हुए रोने लगता है। अब कहानी जाती है हादसे के 8 महीने पहले। देखते हैं कि जब कुशाग्रा स्कूल जा रहा था तो उसे मिलने के लिए एक दाढ़ी वाला आदमी आता है जिसके पास कुशाग्रा की तस्वीर होती है और एक कॉइन भी था। वो कुशाग्रा का पीछा करने लगता है और आखिरकार उसे रोक लेता है। प्रेजेंट में गदर इतना ज्यादा पी लेता है कि वो रास्ते में गाड़ी और ट्रक को रोककर हंगामा करने लगता है। ग्रोवर सर ये जानकर काफी गुस्सा होते हैं कि साक्षी ने उनका नकली सिग्नेचर करके कुशाग्रा वाले केस को संभाल रही थी। डॉक्टर उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम अभी भी वो दवाई लेती हो। गदर को रिपोर्टर सनी का कॉल आता है जिस पर गदर काफी गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ साक्षी अपने नींद में सपने देख रही थी कि कोई बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा था। तभी उसकी नींद खुल जाती है। सनी गदर की मदद करना चाहता था, तभी इस केस को सही दिशा मिलेगा। उसने गदर की काफी बेइज्जती भी की है मीडिया में, लेकिन फिर भी वो गदर की मदद करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि उसके अंदर अभी भी ईमानदारी बची हुई है। साक्षी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो कुशाग्रा के सामने एक आदमी को देखती है जो काला हुडी पहने हुए था, जिसे देखकर साक्षी चिल्लाने लगती है और वो आदमी वहां से भागने लगता है। साक्षी उसका पीछा करती है लेकिन आखिर में वो वहां से बच के भाग निकलता है कि तभी एकदम वहां पर गदर आ जाता है और गदर का उस आदमी से सामना होता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं मगर वो वहां से भाग निकलता है। साक्षी गदर से कहती है कि उस आदमी को मैंने कुशाग्रा के कमरे में देखा। दोनों भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं कि कुशाग्रा मर चुका था। ये देखकर साक्षी बिल्कुल टूट जाती है क्योंकि वो किसी भी कीमत में कुशाग्रा की मदद करना चाहती थी। गदर खिड़की पर जूते का निशान देखता है जहाँ से वो आदमी भाग निकला। फिर वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं अपने स्टूडेंट को लेकर और कहने लगते हैं कि इसकी मौत नेचुरल डेथ थी, ट्रॉमा के वजह से। और ये सुनकर साक्षी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने यहाँ पर किसी को देखा, ये नेचुरल डेथ तो नहीं है, कुशाग्रा को उसी ने मारा। मगर डॉक्टर उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम ड्रामा बंद करो। साक्षी गदर पर चिल्लाती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था ड्राइंग देखने के लिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं। वो पूछती है कि आपने पी रखी है क्या आपको भी नींद नहीं आती। एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि गदर को एक केस मिला था जहाँ पर कुछ बच्चों की मौत हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से। ऐसा कहा गया था कि कार्डियक अरेस्ट आया है, मगर सभी की मौत अलग अलग समय पे हुई थी। गदर अपनी पत्नी से मिलता है जिसे एक जानलेवा बीमारी थी, वो हॉस्पिटल बेड में थी। गदर उसी से केस के बारे में बात कर रहा था तो उसकी पत्नी मानवी कह रही होती है कि हो सकता है कि वो किलर उन बच्चों को आजाद करना चाहता हो क्योंकि वो सभी बच्चे किसी बीमारी से ग्रसित थे। वो जो भी है वो मेडिकल बैकग्राउंड से ही है। वो कहती है कि ये एक तरह से गॉड कॉम्प्लेक्स है। गदर वहाँ पर एक नर्स को देखने लगता है जो पेशेंट की देखभाल करती है और उसके हाथ में एक क्रॉस भी बंधा हुआ था। अब उसका शक उसी नर्स पे जाने लगता है कि तभी एक दिन उसकी पत्नी गुजर जाती है। प्रेजेंट में जब गदर को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था और मैडम उसकी देखरेख कर रही थी और कहती है कि आपका शुगर लेवल काफी ड्रॉप हो गया था। गदर कुशाग्रा के वार्ड का कचरा चेक करने लगता है। दूसरी तरफ मैडम डॉक्टर से बात करती है कि आपको साक्षी पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो आपसे सवाल पूछ रही थी, सवाल पूछना कब से गलत हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि उसने जिस तरीके से इस केस को अपने हाथ में लिया वो गलत था। डॉक्टर ग्रोवर वो बचपन से ही साक्षी को दवाई देते आ रहे थे और कहते हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो अनस्टेबल है और वो अपने ही डिल्यूजन में रहती है। मगर मैडम कहने लगती है कि साक्षी के अंदर एक शक्ति है और वो लोगों की इमोशंस को महसूस कर सकती है, लेकिन आपके दवाई के चलते उसकी ये हालत हुई है। साक्षी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साक्षी जब अपने घर पहुंचती है तो आंटी और उसका बेटा मोंटी दोनों साक्षी पर काफी ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि वो रात भर घर में
नहीं रहती थी। वो साक्षी को उसके कमरे में घुसने भी नहीं देते, जिस वजह से साक्षी मोंटी का लैपटॉप ले लेती है, लेकिन तभी वहां देखती है कि सोफे पर उसका अंडरगारमेंट रखा हुआ था। मतलब कि साक्षी के कमरे में जो झांकते रहता था वो मोंटी था। गुस्से में साक्षी अपना रेंट वाला घर छोड़ देती है और अपनी मैडम से मिलती है और उनके गले लगकर वो रोने लगती है। मैडम उसे अपने घर ले आती है और कहती है कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तुम चाहो तो आराम से यहाँ रह सकती हो। वहाँ गदर पहुंच जाता है जिसे मैडम ने ही बुलाया था। गदर कुशाग्रा के वार्ड के कचरे में से कुछ लेकर आया था जिसमें ऑक्सीजन पाइप लगाया जाता है और ये देखकर साक्षी कहने लगती है कि जरूर उस खूनी ने ब्लड स्ट्रीम में बबल इंजेक्ट कर दिया था और उसी से कुशाग्रा की मौत हो गई और ये नेचुरल डेथ नहीं था। डुग्गू गदर से कहता है कि ये केस तेरे हाथ से निकल चुका है, अब ये केस सीधा सीबीआई संभालेगी। सीबीआई चीफ त्रिलोक मिश्रा को देखते हैं जो चंडेल घर में दोबारा से छानबीन कर रहे थे और उन्हें वहां पर जतिन का डायरी मिल जाता है जिसमें वो लिखा करता था जो भी उसके पापा उससे कहा करते थे। गदर और साक्षी कब्रिस्तान जाते हैं लेकिन वहां पर उन्हें वो गार्ड नहीं मिलता जो पेड़ से उल्टा लटकता हुआ पहले उन्हें दिखा था। वो लोग देखते हैं कि जहाँ कुत्ते को दफनाया गया था वहाँ कुत्ते का बॉडी था ही नहीं। वहां पर साक्षी को धागा मिलता है जहाँ कुत्ते को दफनाया गया था और वहां पर साक्षी को कीड़े देखने को मिलते हैं जो लकड़ियों में मिलते हैं, कुत्तों में नहीं। और चंडेल परिवार का प्लाईवुड का बिजनेस था, मतलब कि उस कुत्ते को लकड़ी से मारा गया था और मारते वक्त लकड़ी का कुछ हिस्सा कुत्ते के अंदर ही रह गया जो दफन हो गया और उसी में कीड़े लग गए थे। साक्षी कहने लगती है कि अब ये कुत्ता ही है जो इस केस को सॉल्व कर सकता है, मगर कोई तो है जो उन लोगों को देख रहा था। अब हम जाते हैं 1997 में जहां हम जतिन के पिता दशरथ को देखते हैं जो कुछ लोगों को समझा रहे थे कि घर में कोई भी बाहर से नहीं आ सकता, घर में सिर्फ एक मेंबर का बैंक खाता होगा और भी कुछ अजीब अजीब चीजें। खैर अब प्रेजेंट में देखते हैं कि सीबीआई चीफ त्रिलोक को चंडेल के घर से 7 डायरीज बरामद होती हैं जिसमें दशरथ ने लिखा था कि 7 दिन रिचुअल चलेगा और उसके बाद जीवन और मरण के बीच वाली जगह पर उन सबकी मुलाकात होगी। उसके बाद हम सब वापस डैडी से मिलकर घर वापस आ जाएंगे। ये सारी बातों से पता चलता है कि ये परिवार एक रिचुअल करने वाले थे जिसमें वो मौत से रूबरू होने वाले थे, लेकिन वो मरना तो नहीं चाहते थे। वहां पर पड़ोसियों का इंटरव्यू भी चलाया जाता है जो भी कह रहे होते हैं कि वो परिवार समाज से एकदम कटे कटे से रहते थे, बिल्कुल घुलते मिलते नहीं थे। जतिन को अगर कफ सिरप भी पीना होता था वो अपने पापा से पूछ कर पीता था। ऑफिसर कह रहे होते हैं कि जतिन के फोन से कुछ वीडियोस मिले हैं, वीडियोस कहाँ हैं? हकीकत नगर एक बार फिर से खबर में छा जाता है क्योंकि वहाँ के 2 गैंग के बीच लड़ाई मारपीट हो जाती है। त्रिलोक कह रहा होता है कि गांठ को देखने के लिए, जिसे काफी अजीब तरीके से बांधा गया है। गांठ बांधने के भी कई तरीके होते हैं और इसी से ये पता चलता है कि पूरे परिवार ने आत्महत्या की है और ये कोई मर्डर नहीं है। डॉक्टर ग्रोवर कहने लगते हैं कि ये शेयर्ड साइकोसिस डिसऑर्डर का मामला है और हम लोग कंक्लूजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सक्सेना कहते हैं कि उन्होंने गदर को सस्पेंड कर दिया और अब सब कुछ त्रिलोक को ही करना है। अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस केस को जल्दी से क्लोज करे। गदर के खिलाफ इंक्वायरी बैठती है और सत्यवती से पूछताछ किया जाता है तो वो कहती है कि गदर सर बहुत अच्छे इंसान हैं। वो दोनों नौकर के खिलाफ भी कहने लगती है कि बहुत सारे पैसे विड्रॉ हुए थे लेकिन घर पर सिर्फ 2000 रुपए मिले थे, जिससे साफ पता चलता है कि उन्होंने चोरी की है। हमारे पास उनके खिलाफ पक्का सबूत भी था। यहाँ ये भी पता चलता है कि सत्यवती को भी सस्पेंड कर दिया गया। साक्षी अपना जूता ठीक करा रही थी और वो गदर से कहती है कि कुशाग्रा के बारे में सब भूल ही गए हैं, लोग अपनी अपनी कहानियां बना रहे हैं। हमारे पास जो भी है हमें उसी से सच को सामने लाना होगा। हकीकत नगर में जो गैंग वार चल रहा था उससे काफी लोगों का नुकसान होता है। गदर और साक्षी त्रिलोक के वीडियो को देख रहे थे जो मीडिया से बात कर रहा था और मीडिया पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये डायरी अचानक से कहां से आ गया। त्रिलोक बताता है कि जहां पर पूजा घर था उसी के पास में एक सीक्रेट ड्रॉयर था, वहीं से हमें ये डायरी मिली। शायद ये पहले इन्वेस्टिगेटिंग टीम को नहीं मिला। 7 डायरीज मिले हैं, उनमें से एक डायरी कुशाग्रा की है। न्यूज चैनल्स पे नाटक जारी रहता है। खैर गुरकिरत के पीछे भी रिपोर्टर्स पड़ जाते हैं। साक्षी और गदर जीवन से मिलते हैं और वो लोग मोहित के घर जाना चाहते थे जो पिंकी का मंगेतर है। साक्षी दिखाती है कि कुशाग्रा कुछ लेटर्स उल्टा लिखता था और यही वो डायरी से क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि वो डायरी सच में कुशाग्रा की है या नहीं। जीवन कहता है मैं कोई जुगाड़ लगाता हूँ। वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब हसीना कहाँ होगी तो देखते हैं कि वो कब्रिस्तान में है। जीवन पहुंच जाता है मोहित से पूछताछ करने के लिए। दूसरी तरफ डुग्गू गदर के घर पहुंचता है मगर वो अपने घर पर एक हफ्ते से आया ही नहीं था। एक आदमी को टंकी के अंदर में एक कटा हुआ सिर मिलता है।
साक्षी हसीना को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है जिसकी हालत थोड़ी खराब थी। मैडम उसकी देखभाल करती है और साक्षी से कहती है दवाई ले आने। साक्षी मदद के लिए मैडम को थैंक यू कहती है। डॉक्टर नाग कटे हुए सिर को देखते हैं और कहते हैं कि गले को चेन सॉ से काटा गया है और आंख सील दिया गया था, लेकिन अंदर में तो कुछ है ही नहीं। अब ये कटा हुआ सिर है किसका, सवाल यह है। खैर, डॉक्टर से मिलने के लिए डुग्गू पहुंच जाता है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि मैं फिलहाल बहुत बिजी हूँ, मिसिंग लोगों की टैली कर रहा हूँ। डुग्गू उसे सनी का फोटो दिखाता है और पूछता है कि ये कटा हुआ सिर उसी का है क्या। डॉक्टर कहते हैं कि सिर की हालत देखी है, कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। डुग्गू बताता है कि इसकी पत्नी ने 3 दिन पहले मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की थी। डॉक्टर कहते हैं कि मेरे हिसाब से इसका मर्डर 2 दिन पहले हुआ होगा। सिर को आड़ी से काटा गया है। और जीवन गदर और साक्षी से मिलता है और उसे बताता है कि मोहित से क्या बातचीत हुई और वो कुछ कागज के टुकड़े को लेकर आया था जिसमें पिंकी उसे मैसेज लिखकर भेजा करती थी, रोमांटिक टाइप कुछ। फिर जीवन को डुग्गू का कॉल आता है जो गैंगवार को लेकर परेशान था। साक्षी सोच रही होती है कि इतना दंगा हो रहा है लेकिन सनी इसके बारे में वीडियो क्यों नहीं बना रहा। जीवन एक और बात बताता है कि गदर के घर को सील कर दिया गया है। सक्सेना और डुग्गू रेस्टोरेंट आते हैं और वहां दोनों गदर के बारे में बात कर रहे थे। सक्सेना को लगता है कि वो कटा हुआ सिर शायद सनी का है और उसे गदर ने मारा है। डुग्गू कहता है कि मैं गदर को जानता हूँ, उसमें लाख कमियां हैं लेकिन वो किसी को मार नहीं सकता। सक्सेना पूछता है वैसे कंफर्म हुआ वो कटा हुआ सिर है किसका। डुग्गू कहता है हो सकता है वो सनी का ही हो। दूसरी तरफ गदर और साक्षी एक लॉज में आते हैं और देखते हैं कि कुछ दंगाई करने वाले लोग दशरथ भवन को भी जला देते हैं। कहानी जाती है 2004 झारखंड में। एक खदान के पास एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती को देखते हैं। वहां पर एक अमीर आदमी था जो बूढ़ी औरत से पूछ रहा होता है कि तेरी पोती काम पर क्यों नहीं आती। 5 साल के बाद सभी को यहाँ पर काम करना पड़ता है। बाद में वो छोटी बच्ची को मार देने वाला था और वो छोटी बच्ची जैसे ही 2 कदम पीछे जाती है वो जमीन धंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि साक्षी थी। गदर के साथ होटल में वो आई हुई थी और एक आदमी से वो मिलती है जो किसी का भी सच और पास्ट बता सकता है। साक्षी चंडेल केस के बारे में बात कर रही थी कि ये सुसाइड नहीं था और ये रिचुअल भी नहीं था, कुछ और है। वो आदमी साक्षी के बारे में सब कुछ जानता है कि कैसे उसके साथ खदान में क्या हुआ था। अगली सुबह एक ब्रिज के नीचे नदी के पास एक तैरता हुआ बॉडी मिलता है जिसका सिर कटा हुआ था। फिर वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और यशवंत और शकील भी वहीं पर थे और सोच रहे होते हैं कि पहले कटा हुआ सिर मिला फिर बाकी का बॉडी मिल गया, आखिर चल क्या रहा है। शकील भी सोच रहा होता है कि क्या सही में गुस्से में गदर ने ये सब कुछ किया है। यशवंत कहता है कि वो अपने सरदार दोस्त को अच्छे से जानता है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें आधा जला हुआ आईडी कार्ड भी मिला और हसीना को देखते हैं जो मैडम और साक्षी के साथ ही रह रही थी। गदर और सत्यवती मोहित से मिलते हैं तो मोहित उन्हें कहने लगता है कि अगर किसी ने मुझे देख लिया आप लोगों के साथ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है, मैंने तो आपको सब कुछ बता भी दिया। और बहुत पूछने पर वो कहने लगता है कि मैंने सीबीआई को बताया था कि एंगेजमेंट वाली रात एक गेस्ट आया था जिसके वजह से परिवार में सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन मोहित ने उसे देखा नहीं। मैडम किसी तरह हॉस्पिटल से कुशाग्रा की रिपोर्ट लेकर आती है और साक्षी देखती है कि कुशाग्रा को क्या दिया गया था ये तो रिपोर्ट में आया ही नहीं था, मगर उसे लगता है कि शायद केसीएल होगा। साक्षी कहती है कि अगर पल्मोनरी एक्सरे का रिपोर्ट मिल जाता है तो शायद कुछ पता चल पाए, लेकिन मैडम कहती है कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, नहीं तो उसकी लाइसेंस चली जाएगी। फिर वहाँ हसीना आ जाती है जो कहने लगती है कि वो धूप में बाहर नहीं निकल सकती, उसके स्किन में दाग आ जाते हैं, इसीलिए जतिन के घर में वो बेसमेंट में रहा करती थी। वो बेसमेंट जतिन ने हसीना के लिए ही बनाया था। पहले तो वो अपने भाई जब्बार के साथ कब्रिस्तान में रहती थी, लेकिन वो तो जतिन ही था जिसने दोनों को अपने घर में जगह दिया। वो दोनों वहाँ काम भी करते थे और वो लकड़ी काटना, पाइप लगाना, घर में ये सब काम किया करते थे। तो घर में जो 7 पाइप लगाए गए हैं वो हसीना और जब्बार ने ही लगाया था। साक्षी पूछती है तो फिर तुम लोग कटिहार क्यों चले गए। वो कहती है क्योंकि जतिन ने हमें काम से निकाल दिया था। अचानक एंगेजमेंट वाली रात वो हम दोनों पर चिल्लाने लगे और हमें काम से निकाल दिया। साक्षी पूछती है किसी और को देखा था क्या उस रात। हसीना कहती है एक आदमी था जो एंगेजमेंट की रात आया था, जिसके आने के बाद सभी का चाल चलन बदल गया था, पर वो उसे पहचानती नहीं। पुलिस को पूरी बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन पहचान करने के लिए शकील कह रहा होता है कि अगर कोई बर्थ मार्क या कुछ मिल जाता तो हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। तभी वहाँ पर डॉक्टर नाग आते हैं और कहते हैं कि कटा हुआ सिर मिल गया, फिर फुल बॉडी मिल गई, मतलब ये बॉडी सनी की ही है और गदर ने इसे मारा है। यशवंत साक्षी को कॉल करता है और उसे बता देता है कि गदर को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास एक सबूत है जिससे वो बच सकते हैं, हमारी मदद करिए।
नहीं तो 72 घंटे के अंदर गदर को अरेस्ट कर लिया जाएगा। साक्षी हैरान हो जाती है और पूछती है किस लिए। यशवंत कहता है सनी को मारने के जुर्म में। मैं आपको एक डायरी भेजूंगा, उसे पढ़ लीजिएगा। साक्षी को वो डायरी मिल जाती है। फिर वो जाती है होटल में उस आदमी से बात करने के लिए और कहने लगती है कि उस रात चंडेल परिवार के घर में जो कोई भी आया था वो कुत्ते को भौंकने से रोकने के लिए उसे मार डालता है। वो सबको मार डालता है जो भी उसे देखता है। इसीलिए वो बूढ़ी औरत भी मारी गई जो अपने छत पर ही रहती थी। कुशाग्रा को भी मार दिया गया। कुशाग्रा को एक मेडिकल कंडीशन है एलोकीरिया, जिस वजह से उसके एक तरह का विजन काफी स्ट्रांग है। उसके ब्लड स्ट्रीम में बबल डालकर उसे भी मार दिया गया। फिर वहाँ पर गदर आते हैं और उस आदमी से वो मदद मांगते हैं और कहते हैं कि आपने पहले भी मेरी मदद की है, अब एक और बार आपकी मदद चाहिए। उस आदमी के बताने पर वो लोग जाते हैं एक कैदी से मिलने के लिए जो जेल में बंद है। वो चंडेल को पहचानता है और चंडेल उसका क्लाइंट हुआ करता था। तो वो उन दोनों को कल्पना स्वीट दुकान के बारे में बताता है। जहाँ दोनों पहुंचते हैं तो वहाँ से उन्हें एक पर्ची मिलती है जिसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए थे। साक्षी को यशवंत उस कटे हुए शरीर का फोटो भेज देता है जिसे गदर देखता है और साक्षी उस नंबर को देखकर सोचने लगती है कि लास्ट का 6 डिजिट जरूर पोस्टल कोड है और वो नेट पर सर्च करती है तो दिखता है हमीरों की बस्ती। दोनों पहुंचते हैं गुरकीरत से मिलने के लिए और वो बताने लगता है कि 1990 में जब उसका बेटा अंगद पैदा हुआ था तब दशरथ अपने परिवार को लेकर यहाँ आया था। बहुत हंगामे हुए थे उस साल। रथ यात्रा यहीं से निकली थी। साक्षी फिर से नंबर को याद करती है और वो समझ जाती है कि दशरथ जैसलमेर मतलब के हमीरों की बस्ती से यहाँ आए थे 1990 में। दूसरी तरफ पॉलिटिशियन राजवीर चंडेल के घर में घुसकर फर्श को तोड़ने लगते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ दफन मिलता है जो किसी की लाश है। अब हम वापस से फ्लैशबैक में देखते हैं जब जतिन अपने पापा की डायरी को खोलने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में सुई चुभ जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उस समय हमने देखा नहीं था कि आखिर आया कौन था। घंटी बजते ही कुत्ता भौंकने लगता है और उनके वहां पर ब्लैक हुडी पहना हुआ कोई तो आता है। उसका चेहरा देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तैयार रहिए क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर सत्यवती है। और इसी के साथ गांठ चैप्टर 1 जमुना पार यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर इस सीरीज की बात की जाए तो कहानी सुनकर साफ साफ पता चल गया होगा कि ये बुरारी केस पर आधारित है। सिंपल वे में कहा जाए तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। केस पे ध्यान न देकर ये कहानी ज्यादा ध्यान देती है कैरेक्टर्स पर जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है। और जब आप पूरे सीरीज को देख लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि राइटर और डायरेक्टर कहीं पर भी कामयाब नहीं हो पाए, ना केस को इंटरेस्टिंग बनाने में ना कैरेक्टर्स को इंटरेस्टिंग बनाने में। वो बीच में ही फंसे रह गए। वो बस कहानी को डिफरेंट ट्रैक्स में लेकर जा रहे हैं। पॉलिटिक्स, गैंग वॉर, कुशाग्रा को जिंदा रखना और पता नहीं क्या क्या, ब्लैक हुडी में एक आदमी जो आखिर में सत्यवती निकलती है। पता नहीं ये ट्रैक कहाँ जा रही है। उन्हें बस एक बनाया बनाया स्टोरी मिल गया और उसे बस वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।